वेलकम। अमर सर यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। रेलवे एएलपी भर्ती परीक्षा 2024 2024 इसके लिए जो वैकेंसी आई है 5696, मैंने इसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया था। आज मैं पूरी स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ सारे सब्जेक्ट्स के बारे में, और आप सेल्फ स्टडी करते हुए कैसे पास कर सकते हैं, इस पर मेरा पूरा जोर रहेगा। सारे सब्जेक्ट्स पर लास्ट ईयर्स जो क्वेश्चंस आए हैं उन क्वेश्चंस को उठा के सामने रख करके मैं बताऊंगा कि आप कैसे पढ़ेंगे, किस तरह से सेल्फ स्टडी करेंगे। मैथमेटिक्स में तो आपको चिंता की बात ही नहीं है, वो तो मैं लगातार जितने भी क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम में सभी कराने जा रहा हूँ। तैयार हो जाइए इसके प्रिपरेशन के लिए। सबसे पहले जो सबसे पहले कंसंट्रेट करेंगे, जिनको सबसे पहले एग्जाम का पैटर्न दिखेगा, सब्जेक्ट दिखेगा, क्वेश्चंस दिखेंगे, वो सबों से आगे रहेंगे, राइट डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे। आइए बात करता हूं। एक फाउंडेशन बैच का डिमांड था ऐप पर, उसके लिए मैंने लॉन्च किया है फाउंडेशन कोर्स 2024-25 के लिए। बैंक, एसएससी, रेलवे, किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो उनके लिए। पर ये कोर्स है, पेड कोर्स है, ऐप पर है। पर इस वीडियो का मकसद ये दिखाना है कि सेल्फ स्टडी से आप कैसे पास कर सकते हैं। ठीक है, यहां तो मैं पढ़ाऊंगा, और इसका जो पीडीएफ होगा वो टेलीग्राम चैनल अमर सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम और अमर सर बैंक एग्जाम प्रिपरेशन पर उपलब्ध रहेगा। सबसे पहले देखिए, ये जो वैकेंसी आई है और इसका जो एग्जाम पैटर्न है, इसका जो मेन पार्ट है सीबीटी 1 और 2। तो सीबीटी 1 में आप जानते हैं कि 60 मिनट्स में 75 क्वेश्चंस बनाने होते हैं। मैथ्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 20 और ये 25, जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हेल्थ, जनरल अवेयरनेस ऑन करंट अफेयर्स, ये कुल मिलाकर के 75 क्वेश्चंस होते हैं, 75 मार्क्स के, 60 मिनट्स में आपको सॉल्व करना होता है। और जो सेकंड वाला पार्ट है उसमें भी जो फर्स्ट पार्ट है वो वही है, सिर्फ डेप्थ ज़्यादा है, क्वेश्चन का नंबर और टाइमिंग अलग है। 90 मिनट्स में 100 क्वेश्चंस करने हैं, और जिनका जो ट्रेड है उसके मुताबिक उसमें 75 क्वेश्चन 75 मार्क्स का ये होता है। ठीक है, तो टोटल ये 175 का जो सेकंड एग्जाम है सीबीटी 2 वो होता है। अब देखिए, मैं बात करता हूं, जैसे मैथ्स का कोर्स है, पहले देख लीजिए। तो ये कोर्स है, सबों ने देखा होगा, फिर से एक बार देख लीजिए। बात करूंगा आप कैसे करेंगे। नंबर सिस्टम, बॉड मास, डेसिमल, फ्रैक्शंस, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, इसमें ट्रेन एंड बोट एंड स्ट्रीम भी शामिल है, और टाइम एंड वर्क में पाइप्स एंड सिस्टर्न भी शामिल है। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एल्जेब्रा, ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर, क्लॉक, पाइप्स एंड सिस्टम, ईटीसी, क्वांट का लगभग सारा सेक्शन आ जाता है। और रीजनिंग में उसी तरह से ये आप देख लीजिए। ठीक है, इसका साइंस जो होता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनालिटी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स, करंट अफेयर्स के संदर्भ में ये चीजें होती। ठीक है, और फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस ऑफ 10th स्टैंडर्ड होता है। अब देखिए, मैं दिखाऊंगा आपको। सबसे पहली बात है कि इसका प्रिपरेशन आप कैसे करें। आप सेल्फ स्टडी से कर सकते हैं, इंटरनेट का जमाना है, मटेरियल्स उपलब्ध हैं फ्री में, और उनके सहारे आप पास कर सकते हैं। पूरे देश में किसी भी क्षेत्र में रहने वाला कोई भी स्टूडेंट आराम से प्रिपरेशन कर सकता है, सिर्फ वो समय न गंवाए। और हिंदी इंग्लिश से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस लैंग्वेज में चाहे आप उस लैंग्वेज में प्रिपरेशन कर सकते हैं। देखिए, ऐसा है, इसका जो साइंस सेक्शन है 10th स्टैंडर्ड का, आप उठा लीजिए, एनसीईआरटी बुक से आराम से आप कर लेंगे। अच्छा, मैं पहले दिखा देता हूं क्वेश्चंस जो आए हैं, ठीक है, इसके बाद बात करूंगा, फिर यहां आऊंगा। ठीक है, देखिए ऐसा है, जैसे ये क्वेश्चन आया कि निम्नलिखित किस उत्पाद के मूल्य में वृद्धि होने से उसके परिणाम स्वरूप
कई उत्पादों के मूल्य में वृद्धि होगी जिसका परिणाम मुद्रास्फीति होगा। लास्ट जो एग्जाम है उसमें आया किसी शिफ्ट में, एन इंक्रीज इन प्राइस ऑफ विच ऑफ दीज प्रोडक्ट्स विल हैव ए रिपल इफेक्ट इन इंक्रीजिंग प्राइसेस ऑफ मेनी प्रोडक्ट्स thereby resulting inflation। इन्फ्लेशन सारे सामान का दाम बढ़ जाना, तो एक ऐसी चीज में परिवर्तन जो सबों को इफेक्ट करता है। तो आप देखिए ऑटोमोबाइल, पेट्रोलियम, स्मार्टफोन, मेडिसिन। पेट्रोलियम होगा कि नहीं? पेट्रोलियम के प्राइसेस इंक्रीज करेंगे तो परिवहन लागत बढ़ जाएगी, तो सारे सामान का दाम बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। बोलिए ना, जो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है वो क्या है? एक बार आप जितने भी क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम में अगर उसको आप कर लें तो 70 से 80% क्वेश्चंस तो हो गया। और एनसीईआरटी बुक फॉलोड बाय एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी बुक और प्रीवियस ईयर्स के सारे क्वेश्चंस कर लें, आपको कोई रोक नहीं सकता। समझ के करें, जैसे मैंने इसमें कहा समझ के करें। वो कौन सा फैक्टर है जिस पर दूसरी चीजों का प्राइस डिपेंड करता है? तो आप जानते हैं पेट्रोलियम पर, पेट्रोलियम का दाम बढ़ेगा, सबों का दाम बढ़ेगा। मुद्रास्फीति का मतलब ही यही है, इन्फ्लेशन का मतलब यही है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस लेके मैंने बताने का प्रयास किया है। उस धातु का नाम बताएं जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। नेम द मेटल दैट कैन बी इजिली कट विथ ए नाइफ। हालांकि आप जानते हैं आंसर, लेकिन नहीं जानते हैं तो क्या होगा? चाकू से क्या तांबा को काटेंगे, कॉपर को, सोना को, एल्यूमिनियम को चाकू से कटेगा? सोडियम को। सीधा सोडियम याद भी रहता है, समझ में भी आता है कि वो सॉफ्ट होता है। अगर नहीं भी पता है तो आप बोलेंगे भाई ये नहीं होगा। देखिए, आप बोलेंगे ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो फिर कौन होगा? तो फिर कौन होगा? नेगेटिव अप्रोच भी बहुत मदद करता है। आप देखिए, पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? Which gas is released when water is added to bleaching powder? आप मुझे बताइए ना, ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन होता है कि नहीं? तो क्या निकलेगा? बताइए ना, बताइए क्या निकलेगा? ये नहीं निकलेगा, ये नहीं निकलेगा, ये नहीं निकलेगा, तो भाई क्या निकलेगा? बताइए, बताइए। नहीं भी पता है तो भी आप बता सकते हैं, बता सकते हैं ना? प्रतिरोध का एसआई यूनिट क्या है? एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज, ये सबों को पता है, ओम। अगर नहीं पता है तो बोलिए जूल नहीं होगा, कुलाम नहीं होगा, न्यूटन ना होगा। बोलिए ना, बोलिए। नेगेटिव अप्रोच भी आंसर देता है, आंसर देता है। मैंने हर सेक्शन का क्वेश्चन लिया है, कुछ क्वेश्चंस देख लीजिए तो समझ में आ जाएगा। उस उत्तर आकृति, आंसर फिगर का चयन करें जो दी गई प्रश्न आकृति के रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त है। सेलेक्ट द आंसर फिगर दैट फिट्स इन द ब्लैंक स्पेस इन द गिवन फिगर। अब एक रीजनिंग का क्वेश्चन मैंने लिया। अरे जिसके पास दिमाग है उसको रीजनिंग में क्या प्रॉब्लम है जी? प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चन को बनाइएगा, खत्म। थोड़ा प्रैक्टिस करके दूसरे लोग भी बना सकते हैं, सभी लोग बना सकते हैं। जनरली इस तरह के फिगर में ऐसा होता है मूवमेंट, तो एक मूवमेंट भी होता है, दूसरा एंगल, तीसरा 4 फिगर। देखिए 4 डंडे, 3 डंडे, 2 डंडे। लेकिन क्वेश्चन डेप्थ में क्यों नहीं आएगा? 4 3 2 बोलेंगे, 3 2 4 बोलेंगे, तो बताइए 2 4 3 क्यों ना बोलेंगे? बताइए, बताइए, बताइए। 4 3 2 तीनों फिगर है ना। मूवमेंट पहले 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, लेकिन फिर 3 के बाद 2 आ गया, 4 आ गया, सो यानी मूवमेंट का मायने नहीं है। आप ऐसे भी बोल सकते हैं डंडे, और इनका एवरेज 3 है। 4 डंडे, 3 डंडे, 2 डंडे,
एवरेज 3 3 करके पढ़ा कि नहीं? 3 4 2 3 3 करके पढ़ा कि नहीं? तो 4 है, 3 है, 4 है, 2 है, तो यहां पर 3 होगा कि नहीं? 3 डंडे देखिए, तो 3 डंडा वाला कोई और है? जल्दी बताइए, समझ में आया कि नहीं? इधर आइए। मैथ्स में हर सेक्शन में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, मतलब जैसे आईएएस के एग्जाम में आता है ना, उस तरह से। मैंने रेलवे का एग्जाम अलग तरह का है, उसको आप बहुत इजी नहीं बोल सकते। हर तरह की क्वेश्चंस होते हैं मैथ्स में, रीजनिंग में, सभी में। असर्शन, रीजन, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, सब कुछ होता है। मैंने मैथ्स का एक क्वेश्चन लिया कि आइए देखिए क्या है। दिए गए प्रश्न, ये हिंदी में है, ठीक है, और ये इंग्लिश में है। तो जो स्टूडेंट को भी इंग्लिश हिंदी जिसमें भी देखना हो, ठीक है, दिए गए प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि इसका उत्तर देने के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन पर्याप्त है या है। क्या x-5 एक सम संख्या है, इवन नंबर है? x एक वास्तविक संख्या है। चलिए इंग्लिश वाला पढ़ते हैं, ठीक है। इज x-5 इवन? x इज ए रियल नंबर, ये बोला गया, ठीक है। अब उसके लिए, इसके लिए स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट से पता चलता है कि आप इसका आंसर दे सकते हैं। पूछा है कि इज x-5 इवन, आप बोले यस, तो ठीक है, आंसर मिला। बोले नो, ये भी आंसर मिला। लेकिन किसके सहारे मिला? स्टेटमेंट 1 के सहारे, 2 के सहारे, दोनों के सहारे, आइदर और, नाइदर नॉर, व्हाट? समझाता हूं इस क्वेश्चन को, थोड़ा देखिए। x इज ए रियल नंबर का, तो रियल नंबर में तो फ्रैक्शन भी आता है। x जो है फ्रैक्शन भी हो सकता है। देखिए 23/2 भी हो सकता है, तो -5। इवन तो होल नंबर होगा। इसको होल नंबर होने के लिए, चूंकि ये होल नंबर है, तो x का होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर, ऐसा कुछ होना जरूरी है भाई? ये वाला लाइन तो नहीं कहता। तो x-5 इवन होगा, ये होल नंबर है, तो x को पहले होल नंबर तो होना चाहिए। कौन कहता है? तो फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है कि x-15 बिलोंग्स टू इंटीजर। चलिए, ये बात तो कहा, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, जीरो हो, इंटीजर, होल नंबर तो है। अब होल नंबर में 15 लेस करेंगे, इवन आएगा कि ऑड? इवन आएगा, बोले यस, तो भी आंसर है, नो तो ये भी आंसर है। लेकिन x का वैल्यू अगर 20 है, तो 20 - 15, तो 5 ऑड हो गया। और 21 है, तो 21 - 15 6 हो गया। ऑड भी हो सकता है, इवन भी। हम कैसे कह दें कि x-5 इज इवन? इवन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आंसर यस भी हो सकता है, नो भी हो सकता है। यानी पहला स्टेटमेंट इसका आंसर नहीं देता। सेकंड वाला देखते हैं। x-10 इज एन ऑड इंटीजर। सुनिए, x-10 इज एन ऑड इंटीजर। ऑड इंटीजर तो कह दिया, होल नंबर तो कह दिया, प्लस माइनस साइन के साथ, तो इसका रिजल्ट जो भी आएगा होल नंबर में आएगा। और ऑड कह रहा है, तो 10 x में लेस करते हैं। x अगर 12 है, 14 है, 16 है, सोचिए, तब तो x-10 इवन आएगा, ऑड तो आएगा नहीं। ये ऑड कह रहा है, तो इवन को ऑड में लेस करेंगे तो ना ऑड होगा। यानी x इज 11, 13, 15, 17। अगर ये ऑड नंबर है, ये कहता है, तो इसका मतलब x इज डेफिनेटली ऑड। तो पूछा था x-5 इवन है, ये पूछा था, इसका आंसर दे सकते। तो अगर ये ऑड है, ये 5 है, ये 7 है, ये 9 है, सुनिए, तो उसमें जब हम ऑड को लेस करेंगे तो इवन होगा? यस, होगा। नहीं भी होता तो भी आंसर होता। पूछाइए क्या होगा? यस होगा। किसके सहारे? स्टेटमेंट 2 के सहारे। आंसर क्या होगा? स्टेटमेंट 2। जल्दी बताइए। अब मैं ये कहता हूं कि मैथ्स में मैं आपको प्रिपरेशन कराने जा रहा हूं, चैप्टर वाइज नहीं। चैप्टर वाइज तो आप देखिए, मेरे लगभग
4000 के आसपास वीडियोज हैं चैप्टर के रूप में, किसी भी एग्ज़ाम के लिए वो सफिशिएंट हैं, उनको देखेंगे। मैं एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस को ठीक ठीक सॉल्व करने जा रहा हूँ और उसकी पूरी सीरीज शुरू हो रही है। उसको जो फॉलो करेंगे उनको मैथमेटिक्स में कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं। इसके बाद प्रीवियस ईयर्स के पेपर लीजिए हर सेक्शन के लिए और बुक लीजिए, बुक प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन और बुक RS अग्रवाल या दूसरे जो भी बुक्स ऑथेंटिक आप लीजिए और बुक से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। मैंने क्वेश्चन कर दिखाया आपको। और जो जनरल साइंस का है, स्पेशली जनरल साइंस, उसके लिए आप NCERT क्लास 10 तक के क्वेश्चंस बुक आप पढ़ेंगे, वहाँ से क्वेश्चन देखेंगे, आपका काम डेफिनेटली हो जाएगा। बेवजह का वन लाइनर जो फैक्ट होता है ना, उसको रटिए नहीं, रट करके चीज़ें याद नहीं होती, टेंशन होता है। समझना है, कोई भी एक स्टेटमेंट जो आंसर है उसको समझने के लिए 4-5 लाइन में उसके आसपास की चीज़ें एक्सप्लेन की हुई होनी चाहिए, तभी वो फैक्ट याद होगा, तभी वो दिमाग में बैठेगा और टेंशन नहीं रहेगा। एग्ज़ाम में आप परफॉर्म कर पाएंगे। रियल में पढ़ना भी तो वही है ना। और जो करंट अफेयर्स है, इसके लिए रोज़ न्यूज़ सुनिए, न्यूज़ देखिए, न्यूज़ सुनिए। जिसके पास जो साधन है पूरे देश में, जिसके पास कोई साधन नहीं, टीवी, रेडियो जो भी है, मैगजीन, इंटरनेट तो सब जगह है, वहाँ पर आपको सब कुछ अवेलेबल है, फ्री में अवेलेबल है। वहाँ से खूब न्यूज़ देखिए, डेली न्यूज़ देखिए। एक मैगजीन को फॉलो करेंगे तो कैप्सूल टाइप का चीज़ें समझा करके और नट सेल में रहेंगी तो आपको फ़ायदा मिलेगा। तो स्टार्ट कीजिए प्रिपरेशन। मैं हर कदम पर आपके साथ हूँ। आज से जब आपका ये अभियान शुरू होगा तो आप आगे रहेंगे। इंतज़ार नहीं करना है। कितने घंटे पढ़ें, ये सवाल सबको आता है। कई जॉब का सवाल है, जीवन को सजाने संवारने का सवाल। आज तक इतना पढ़े, अब समय आया उसके रिजल्ट का। तो हम पढ़ाई के अलावा कुछ न करें, ये तय कर लीजिए। जो जरूरी काम है हर स्टूडेंट का अलग अलग है, जिसको करना जरूरी हो तो करना ही पड़ेगा। उसके बाद पढ़ना पढ़ना और सिर्फ पढ़ना है। हो सकता है किसी दिन आपको काम ज़्यादा आ जाए, घरेलू, दूसरे जरूरी, तो 4-5 घंटे पढ़ पाए, ठीक है, कोई बात नहीं। किसी दिन मैनेज कर लीजिए, काम कोई ना रहे तो 12-15 घंटे पढ़ लीजिए। मतलब मैं ये नहीं कहता कि डिस्टर्ब होना है, सब कुछ लेकर के चलना है, पर आपका एक मात्र लक्ष्य पढ़ना है। पढ़ाई के साथ कोई समझौता नहीं। चलिए तो शुरू कीजिए। मैं हर कदम पर साथ हूं, आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। ऑल द बेस्ट, बाय।